नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। देश, दुनिया और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ पेश है न्यूज बुलेटिन। भिलाई के श्री शंकराचार्य विद्यालय हटको में सीबीएसई क्लस्टर 2 इंटर स्कूल बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के सीबीएसई स्कूलों के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, टीम वर्क और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। उद्घाटन कार्यक्रम में श्री गंगा जली एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष IP मिश्रा और सीबीएसई रीजनल ऑफिसर जगदीश बर्बन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग के छात्र छात्राएं बैडमिंटन मुकाबलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये आयोजन रायपुर रीजन बनने के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार जो सीबीएसई बैडमिंटन क्लस्टर टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, ये हमारे विद्यालय श्री शंकराचार्य विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के करीब 170 स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 170 स्कूलों के ये 1200 से लेकर करीब 1300 बच्चे और 200 से ज़्यादा ऑफिशियल्स इसमें कल से विद्यालय में आए हुए हैं। ये आयोजन आज 17 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ है यहाँ पे, जिसमें रायपुर रीजन के रीजनल ऑफिसर श्री जगदीश वर्मा सर उपस्थित थे। हमारे सांसद श्री विजय बघेल सर, उनकी तबीयत खराब होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए, बट उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि वो आएंगे। और इसका समापन होगा 19 तारीख रविवार को शाम 4 बजे, जिसमें दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल जी मुख्य अतिथि रहेंगे और वो पुरस्कार वितरण करेंगे विजयी विद्यार्थियों को। इतने बड़े आयोजन को लेकर के आप लोगों ने तैयारी करी कितने और कैसे इसको मैनेज करने के लिए क्या तैयारी है? मैडम, इसकी तैयारी तो बहुत दिनों से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के इनके रहने की व्यवस्था, इनके भोजन की व्यवस्था, सुबह से नाश्ते की, लंच की और डिनर की व्यवस्था, फिर उनको वापस स्टेशन से लाना, ले जाना, छोड़ना, पूरे मैच को शेड्यूल करना और सारे एम्पायर्स की तैयारी करना। तो ये आयोजन काफ़ी दिनों से ही हम तैयारी कर रहे थे, इसके लिए बिल्कुल तैयार थे और कल सुबह तक सारी तैयारियाँ हो गई थी और आराम से अभी आयोजन हो रहा है। मैचेस अब शुरू होने वाले हैं। जो मैच होगा 3 कैटेगरी में हो रहा है, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स उसमें है। अंडर 14 बॉयज़, अंडर 14 गर्ल्स, अंडर 19 बॉयज़, अंडर 19 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़, अंडर 17 गर्ल्स। आपका परिचय दे दीजिए। मैं अमिताभ दास, प्राचार्य श्री शंकराचार्य विद्यालय हुडको और इस आयोजन समिति का मुख्य आयोजक। आज का आयोजन बहुत ही अलौकिक और अच्छा है, क्योंकि ये आप समझिए कि छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़े गौरव और शान की बात है कि पूरे देश में सीबीएसई ने छत्तीसगढ़ में और विशेष तौर पर श्री शंकराचार्य के में इस आयोजन को परमिशन दिया है। तो निश्चय ही ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और मैं आश्वस्त करता हूँ सीबीएसई को और आपके माध्यम से सभी लोगों को कि हम इसको बहुत अच्छे तरह से इसका आयोजन करेंगे और इसके लिए मैं सीबीएसई का आभार भी व्यक्त करता हूं। और आप लोग इस भावना को जन जन तक पहुंचाएं, ये और अच्छी बात होगी कि शंकराचार्य में इतना बड़ा आयोजन किसी में कभी अभी तक ऐसा हुआ नहीं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हो? तकरीबन 1280 बच्चे भाग ले रहे हैं और 200 स्कूलों में मिल गया है। इसमें 3 स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल। ये बहुत बड़ी बात है ये रीजन के लिए। छत्तीसगढ़ का पहला आयोजन माना जा रहा है इसको? हाँ, इसको एक पहला आयोजन है जहाँ की 3 स्टेट एक साथ आ रहे हैं बैडमिंटन के फील्ड में। देखिए, जैसा कि प्राचार्य महोदय ने बताया, ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम एक सीबीएसई क्लस्टर 2 बैडमिंटन का ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारे भिलाई के लिए और ये अत्यंत हर्ष की बात भी है। जैसा उन्होंने बताया कि लगभग 2300 बच्चे इसमें रजिस्टर्ड हुए थे और उनमें से लगभग 1200 से ज़्यादा अभी प्रतियोगी यहाँ आ चुके हैं और उनके सुचारू रूप से मैच अब चालू हो चुके हैं। ये बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम है। सीबीएसई नई दिल्ली ने मुझे एज ए ऑब्जर्वर इस कंपटीशन को करवाने के लिए, इस कंपटीशन को सफल बनाने के लिए भेजा है। तो मैं हर दिशा निर्देश
का पालन करते हुए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कुछ कमियां ना रह जाएं या कहीं किसी बच्चे को या किसी भी टीम को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए, उसके लिए सीबीएसई ने मुझे अपॉइंट किया है। और ये कंपटीशन पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ हो रहा है कि नहीं, उस पर भी मेरी निगाहें हैं और जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी मदद की, वो मैं करने को भी तैयार हूँ और मैं करता जा रहा हूँ। बस हमारा उद्देश्य ये है कि बहुत अच्छे से बच्चे यहाँ पे प्रतियोगी जो आए हैं वो बिना किसी समस्या के बहुत अच्छे से प्रतियोगिता में भाग लें, विजेता भी बने और यहाँ से बच्चे आए हैं। जी, जो मैंने देखा है सुरक्षा के काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि बच्चे हैं, खेल में आए हैं, तो जैसा कि मैंने रात में भी देखा कि बच्चे देर रात तक भी वो खेल रहे हैं, तो उनका पर्पज़ ही है खेल रहे हैं, तो वो बाहर भी अगर खेल रहे हैं तो वो सुरक्षित हैं और यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं नितिन नायर, BPS भिलाई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और यहाँ मैं एज ए CBSE ऑब्जर्वर न्यू दिल्ली से अपॉइंट हूँ। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी में 22 जुलाई को छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। अहेरी स्थित वासवी सेलिब्रेशन हॉल में आयोजित होने वाले इस शिविर में अहेरी विधानसभा क्षेत्र की अहेरी, मुलचेरा, एटापल्ली, भामरागढ़ और सिनोचा तहसीलों के लोग शामिल हो सकेंगे। शिविर में राजस्व, पंचायत राज, कृषि, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, आदिवासी विकास और बैंक सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। अहेरी के तहसीलदार बालाजी सोमवंशी और उप विभागीय अधिकारी प्रशांत पिसाल ने क्षेत्र के नागरिकों से अधिक संख्या में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। 22 जुलै 2026 या दिवशी माननीय मुख्यमंत्री यांचा वाढदिवस व स्वर्गीय अजितदादा यांची जयंती यानिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं छत्रपती राजस्व अभियान याचा मोठा कार्यक्रम आम्ही वासवी मंगल कार्यालय अहेरी या ठिकाणी घेणार आहोत। त्या ठिकाणी सर्व शासकीय विभाग म्हणजे 5 तालुक्याचे त्या ठिकाणी एकत्रित आम्ही येणार आहोत आणि त्या ह्याच्यामध्ये राजस्व अभियानामध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंट त्या डिपार्टमेंटच्या ज्या काही योजना आहेत त्या योजनांची माहिती, त्या योजनाबद्दलचे जे काही फॉर्म्स आहेत ते भरून घेणं आणि प्रत्यक्षात लाभ देणं, हा एकत्रित सकाळी 11 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 4-5 वाजेपर्यंतचा आमचा दिवसभराचा कार्यक्रम आहे। तर माझं आपल्याला एवढंच आव्हान आहे जनतेला की या राजस्व अभियानाचा आपण जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि प्रशासनाचा जो उद्देश आहे की शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा ते यशस्वी करण्यामध्ये आपलं सहकार्य द्यावं। धन्यवाद। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता संजय यमसवार की रिपोर्ट। पुणे के कातराज इलाके में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की पर यौन शोषण किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अपने यहाँ ट्यूशन के लिए आने वाली छात्रा को क्लास के संचालक ने ही गलत तरीके से छूकर अश्लील कृत्य किया, जिससे रोष व्यक्त किया जा रहा है। इस प्रकरण में आंबेगांव पठार पुलिस ने आरिफ सैयद नामक इस क्लास संचालक को हिरासत में लिया है और उस पर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। घर वालों ने पूछताछ करने पर उसने घटित पूरा मामला बहन और पिता को बताया। ये घटना समझते माता पिता और आक्रोशित नागरिकों ने आरिफ सैयद को पकड़कर जवाब तलब किया। अपनी गलती कबूल करते ही नागरिकों ने उसे अच्छी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। एक 14 वर्षाची मुलगी जी 9वीला आहे, ती रोबोटिक्सचं शिक्षण घेण्यासाठी आरिफ सय्यद नावाच्या एका शिक्षकाच्या घरी जात होती। ॲक्च्युली तो शिक्षक जो आहे तो अगदी लहानपणापासून म्हणजे ज्युनियर सिनियर KG पासून तिचा शिक्षक आहे। बऱ्याचदा ती मुलगी त्या शिक्षकांच्या घरी सुद्धा मुक्कामी थांबलेली होती। तिचा थोडासा विश्वास चांगला संपादन केलेला होता आणि 2-3 आठवड्याच्या पूर्वी त्या मुलीचा थोडंसं लैंगिक छळ करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि त्याबद्दल तिनं घरी 1-2 दिवस काही सांगितलं नाही आणि तिनं तिच्या बहिणीला याच्याबाबतची माहिती दिली। त्यामुळं त्या बहिणीने लगेच पोलिसांना कळवलं। पोलिसांनी खात्री केली आणि पोलिसांची जेव्हा खात्री पटली तेव्हा लगेच त्यांनी पोलीस कंप्लेंट या आरिफ सय्यद याच्या विरोधात दिली। FIR दाखल केलेला आहे। कालच या शिक्षकाला आम्ही अटक पण केलेली आहे।
आज कोर्टामध्ये प्रोड्यूस केलेलं होतं. 17 तारखेपर्यंत त्याला पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे. तो एक स्वाभाविक उद्रेक होता. शिक्षकाला जेव्हा बाहेर आणलेलं तेव्हा बाहेर पब्लिकनी थोडंसं त्याला मारायचा प्रयत्न केलेला होता. नाही, तो मदरशामधल्या मुलींना रोबोटिक्सचं शिक्षण ऑनलाईन आणि ऑफलाईन देण्याचं काम करतो. नाही, सध्या तरी एकच तक्रार आली आपल्याकडं. महाराष्ट्र हवेली से सीनियर संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने देह व्यापार के एक मामले का खुलासा किया है। आरोप है कि एक महिला एजेंट स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों को देह व्यापार के लिए ग्राहकों तक पहुंचाती थी। थाने शहर पुलिस की अनैतिक मानव तस्करी शाखा को सूचना मिली थी कि कासारवडवली थाना क्षेत्र के आनंद नगर इलाके में एक महिला एजेंट देह व्यापार के लिए युवतियों को सप्लाई करने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने फर्जी ग्राहक और पंच की मदद से कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने महिला एजेंट को हिरासत में लिया और 2 युवतियों को रेस्क्यू किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ग्राहकों को स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों की तस्वीरें भेजकर उन्हें देह व्यापार के लिए उपलब्ध कराती थी। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और PITA एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं रेस्क्यू की गई युवतियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मुंबई से सीनियर संवाददाता राज चौधरी की रिपोर्ट। सावन माह में जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुल्तानपुर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। DM इंद्रजीत सिंह और SP चारू निगम ने लंबुआ क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा जनवारी नाथ धाम समेत कई मंदिरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, बैरिकेडिंग, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान SDM लंबुआ प्रीति जैन, CO ऋतिक कपूर, BDO नीलिमा गुप्ता और कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार सिंह मौजूद रहे। DM SP ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। कांवड़ यात्रा को लेकर ये सावन मास हमारा 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। उसमें विशेष तिथियां रहती हैं, जैसे सोमवार की सोमवार जो है मुख्य श्रद्धालु दर्शन करते हैं और कांवड़ जगह जगह से भिन्न स्थानों से जल लेकर कहीं उनके जहाँ पे उनको दान करना है। इस तरीके से जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है। जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय, शिव मंदिर है, उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हमके क्या व्यवस्थाएं करनी है। जैसे रूट्स पे जब भी कांवड़ में हमारे श्रद्धालु जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का अलग अलग टेम्परामेंट होता है, किस समय ज्यादा भीड़ होती है, किस समय कम भीड़ होती है, तो पुरानी जो ड्यूटीज हैं उनको देखकर और जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में भी सभी थाना क्षेत्रों को, सभी COs को अपने अपने SDMs के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ कितने शिवालय हैं, कब कब किस किस तिथि पे उनके यहाँ मेले लगते हैं। जो पुरानी ड्यूटीज हैं उनको निकाल कर मेलों को और अच्छी तरीके से कराने के लिए रूट्स की व्यवस्था, जिसमें कि आपका भोजन, पानी, ट्रैफिक व्यवस्था, ये तीनों चारों चीजें देखनी आवश्यक है, वो देखी जाती है। कहीं रोड साइड पर किसी प्रकार से कोई ऐसे तार, बिजली, ये सब चीजें ना हो जिससे कोई एक्सीडेंट जैसी घटना हो। इसके लिए ऑनरेबल CM सर ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं। हमारे यहाँ जोनल लेवल पे और रेंज लेवल पर भी मीटिंग हो चुकी है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है वो भी लोअर लेवल पे हुई है। इसमें हमारी कंबाइंड प्रशासन की मीटिंग इसमें कल परसों में हो जाएगी। तो जो सभी विभागों को मिलकर तैयारियां करनी है उसका एक सर्वे करके जो छोटी छोटी माइन्यूट प्रिपरेशन जो निर्देश मिले हैं उसके क्रम में किए जाएंगे। जैसे कि शुद्ध पेयजल और पानी का व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था। जैसे रोड साइड होटल और ढाबे हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि खाने के पदार्थों का रेट हो गया, उनकी स्वच्छता हो गई, किस प्रकार से उनका पेमेंट हो गया। कई बार QR कोड्स थोड़े फॉल्टी भी होते हैं, नाम डिस्प्ले कैसा है, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद न होने पाए तो तैयारियों के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और इसको बहुत अच्छे से कराया
लगाया जाएगा। मुख्य जो घाट और शिवालय हैं उन पर जिन जिन तिथियों पे और जो विशेष कर सोमवार को ड्यूटीज जो है ज्यादा लगाई जाएंगी और अच्छे से उसमें क्योंकि अब हमारे पास लगभग 350-400 लोगों की संख्या भी बढ़ी है, तो एंटी चेन स्नैचिंग टीम्स और जैसे कुछ वाहन चोरी की घटनाएं पूर्व में घटित हुई है, तो उन सबको भी कंटेन करने के लिए जो एक्सपर्ट टीम्स हैं उनको भी लगाकर प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट टू बेस्ट श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाए। सोशल मीडिया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एक प्रचार प्रसार का साधन है सभी लोगों के पास, उसमें लोग अच्छी बुरी हर चीज शेयर करते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कुछ शरारती तत्व होते हैं पुरानी किसी घटना को लेकर या इस घटना को दूसरे से जोड़कर, या ऐसे आजकल तो डीप फेक भी इतना हो गया है कि डीप फेक वीडियोस बनाकर लोग भ्रामक सूचनाओं को वायरल करते हैं। उस पर विशेषकर मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने सोशल मीडिया सेल को भी जैसा डीजी सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है उनके माध्यम से और अपने भी टेक्निक्स लेकर इनको ट्रेन किया गया है। जैसे ही कोई ऐसी भ्रामक सूचना आती है, उसका अलर्ट आता है, उस पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक खबर कहीं फैलाकर शांति व्यवस्था न भंग होने पाए। इस पर लगातार सतर्क दृष्टि अभी से रखी गई है और आगे भी रखी जाएगी। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बलौदा बाजार में अल्ट्राटेक सीमेंट के CSR विभाग की ओर से गर्भवती और शिशुवती माताओं के लिए पोषण किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम ढंढनी में आयोजित कार्यक्रम में 20 महिलाओं को पौष्टिक खाद्य सामग्री से भरी पोषण किट वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, कुपोषण और एनीमिया की रोकथाम करना है। पोषण किट में चना, सोयाबीन, गुड़, मूंगफली और खजूर जैसी खाद्य सामग्री शामिल रही। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य देखभाल और महिला अधिकारों से जुड़ी जानकारी दी। CSR विभाग ने बताया कि अभियान के तहत 6 गांव की कुल 130 गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीणों और लाभार्थी महिलाओं ने इस पहल की सराहना की। बलौद बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। चतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीनिवास की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को पुतला जलाने से रोक दिया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुमन सौरव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता केसरी चौक पहुंचे थे। कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और श्रीनिवास की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे थे। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन की तैयारी की, सदर थाना पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए पुतला अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर बहस भी हुई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को दबाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुतला दहन की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस की सतर्कता के चलते प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा चतरा जिला के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे श्रीनिवास जी को गिरफ्तार किया गया, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में, और उनको जिस तरह से झूठा केस फंसा करके रांची से गिरफ्तार किया गया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है। इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़ा प्रतिरोध करती है और आज हम सड़क पर पुतला दहन, हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के लिए निकले थे, क्योंकि इस सरकार में हेमंत सोरेन के इशारे पर ही पत्थर चोरी हो रही है, कोयला चोरी हो रही है, बालू चोरी हो रही है और यहाँ तक कि मिट्टी की भी चोरी हो रही है। और जो ऐसे मामले को उठाता है, सरकार को बताने का काम करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सरकार उसको झूठे मामले में फंसा लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। अतः ऐसे मामले में हमें सरकार से कड़ा से कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंद करें। चाहे वो श्रीनिवास हो, चाहे वो काली यादव है, आप उसकी इस तरह से गिरफ्तारी नहीं कर सकते। सरकार से खुला मांग है कि जल्द से जल्द उनको जेल से रिहा किया जाए, वरना आने वाले दिनों में कड़ा से कड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार हैं। आज हम पुतला दहन करने के लिए निकले थे, पर यहाँ हेमंत सोरेन के इशारे पर, रांची के इशारे पर हमें यहाँ पे रोकने की कोशिश की गई। हमारे पुतले को हमसे छीन लिया गया, पर कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं हैं। आज हम यहाँ सड़क पर आंदोलन किए हैं, आक्रोश प्रदर्शन किए हैं, नारेबाजी किए हैं। कल को इस मामले में मशाल जुलूस भी करेंगे, कल को इस मामले में हम सदन में भी उठाएंगे और कड़ा से कड़ा संघर्ष करेंगे। पुतला हमसे यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल के पास छीन लिया गया था। हम
चतराई बाग से पहले से निकले थे और वहाँ से नारा देते हुए आ रहे थे। गर्ल्स हाई स्कूल के पास हमसे छीन लिया गया। आगे हमारी इच्छा है कि हम बहुत जल्दी हो सकता है हंटरगंज में एक बड़ा आंदोलन करें और उसके बाद रांची में घेराव का कार्यक्रम करें और बाद में विधानसभा से लोकसभा तक इस मुद्दे को हम उठाएंगे। अनुमति लिया गया था, एसडीओ जी को पत्र दिया गया था, पर हेमंत सोरेन की एक निरंकुश सरकार, एक हिटलर शाही चल रही है। हेमंत सोरेन चाहता नहीं है कि कोई आज के जमाने में उसके खिलाफ एक वर्ड बोले। हेमंत सोरेन की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाया जाए। जो काम ममता बनर्जी बंगाल में कर रही थी वही काम हेमंत सोरेन झारखंड में कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। अहरौरा थाना क्षेत्र के कुदारन चौराहे के पास वाराणसी सोनभद्र मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक घर में घुस गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वाराणसी सोनभद्र मार्ग पर जाम लगाकर शव को लाने और मुआवजे की मांग और उच्च अधिकारियों को भी मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जबरदस्ती जाम खत्म करने की कोशिश करने लगे तो ग्रामीण भड़क उठे, पुलिस पर ही पथराव कर दिया। मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया। परिजन और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने लड़कियों और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, पुलिस द्वारा बर्बरता की गई। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मीणा के आश्वासन के बाद ग्रामीण ने जाम को समाप्त किया। हमारा नाम हमारे माता जी और ये सब को निकाल रहे थे, भैया के भाजी के, तो ये लोग पुलिस वाले तुरंत मारने लगे और लाश लेके चल गए। तो बता रहे थे कि हम लोग चलो थाने पर है। थाने पर भी बुलाया था तो थाने पर लाशें नहीं है। ये लोग अब फिर दोबारा आए तो लोग गार्जियन के लगने मारे लगे, पुलिस लाठीचार्ज जनता के पूरा गांव वाले के दौड़ा रहे हैं मारने के लिए। ये सब इतना गुंडाई कर रहे हैं पुलिस वाले। ये अरौरा थाना और लाहट थाना का है, लाठीचार्ज कर दो, नहीं मान रहा है सर। हमारा सरिता नाम है। क्या घटना हुआ है? घटना हुआ है, हमारी जेठान है, हमारी भसुर है, हमारी बूढ़ा है। आधा लाश यहाँ से गया है, चोरन की तरह पुलिस आई है, लेकर गई है। चोरन की तरह आधा फिर लाश लेकर गई है। पूरा हमारा बॉडी लेकर आई है, तभी कुछ होगा यहाँ से। नहीं अगर आगे बॉडी यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। हमारी मांगे बस पूरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर चाहिए तो जो होगा आगे देखा जाएगा बाद में। अगर हमारी बॉडी नहीं आई तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसमें यहाँ से कोई भी नहीं हटेगा। महिला के ऊपर अत्याचार किया है, जवान लड़की के ऊपर हाथ उठाया गया है, पूरा हथुआ से लाठीचार्ज किया गया है, औरतों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी बस आना चाहिए सीधा। एक सर 3 बजे रात्रि भोर में एक ट्रक आई और हमारे 3 मकान को तोड़ते हुए 5 परिवार को पूरी तरीके से रौंद दी और जिससे अकाल 3 लोगों की मौत हो गई। और पुलिस को जब पता चली तो पुलिस आई और आधी डेड बॉडी लेकर बिना किसी गार्जियन की इजाजत के बिना आधी बॉडी लेकर पुलिस थाने जाकर डेड बॉडी लेकर चली गई चीरघर। बाकी आधी बॉडी हमारे जो मृत परिवार के आधी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है। हम लोग का कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं था, सारी मैटर शांत थी। पुलिस प्रशासन कई थानों की पुलिस आई, जो मृतक जिसके पिताजी माताजी मर गई हैं उन्हीं के बच्चों के ऊपर पुलिस पकड़ के गला पकड़ दबा कर पटकने लगी, मारने लगी। तब जनताओं के ऊपर लाठीचार्ज। हम लोग समाज के नेता हैं, हम लोग समाज के सेविका हैं। हमारे कई लोगों को ऐसे जो हमारे यहाँ के सम्मानित लोग हैं उनको भी मारी पुलिस वाले। और तब महोदय हम लोग इस हालत में क्या करते? अपने बीच बचाव के लिए तो अपनी 3-5 जान गई है, हम लोग और जान गंवाते। हम लोग इस यहाँ पर परेशान हो गए, तब यहाँ पर हम लोग धरने पर बैठे हैं। मांग कर रहे हैं कि ये सरकार, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो महिलाओं की सुरक्षा देने के बजाय महिलाओं को भरी चौराहे पर घसीट के मार रही है, हमारे युवाओं को मार रही है। ये सरकार महिलाओं के ऊपर काफी लाठीचार्ज है। 5 महिलाओं का सर फटा है, 5 महिलाओं का सर फटा है। हम लोग को चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस अपनी लाठी को कम नहीं कर रही है। उसे ये नहीं पता है जिसके घर के 5-5 लाश पड़ी हो रोड पे, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। आप लोग महोदय बताइए।
मैं महोदय आप लोग के चैनल के माध्यम से चाहती हूँ कि ये जो पुलिस प्रशासन, जो तानाशाही सरकार है, कि जो गुंडागर्दी पुलिस वाले हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और अभी इन लोग को इस थाने से, यहाँ थाने से निलंबित किया जाए जो पीड़ित परिवार के ऊपर हाथ उठाया है पुलिस वाला। दिनांक 16 जुलाई 2026 को लगभग 3 बजे के आसपास कुदारन चौराहे के पास में, जो थाना एरोरा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक ट्रक जो नमक लाद के लेके जा रहा था, उसका आगे वाला टायर फटने के कारण से वो अनियंत्रित हो गया और एक घर में जा घुसा, जिसकी वजह से यह सूचना प्राप्त हुई कि 4 से 5 लोग यहाँ पर दबे हुए। स्थानीय थाना एरोरा से फोर्स भेजी गई और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के उपरांत 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 2 लोग वो घायल थे गंभीर रूप से, जिनको तुरंत चचेरी रोड PHC पर भेजा गया। उसके बाद में बेहतर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में उनको रेफर किया गया है। उन दोनों लोगों का भी उपचार चल रहा है और बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है और इसके साथ साथ में जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को समझाया बुझाया गया है। जो स्थिति है, जो प्रशासन के कानून नियम हैं, जो भी किसी सड़क दुर्घटना में जो भी हादसा होता है, उसमें क्या नियम है जिसके अंतर्गत उनको मुआवजा जो है वो मिल सकता है, क्योंकि जो परिवार वाले थे उनके मुआवजे की मांग थी, तो SDM साहब के माध्यम से उनको नियमों का अवगत कराया गया है और साथ साथ में उनको समझाया गया है, जिससे अभी मौके पर कानून और शांति व्यवस्था कायम। ये अभी जांच का विषय है और साथ साथ में क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो हमारी प्राथमिकता जो है वो ट्रैफिक जाम को खुलवाने की है और अभी यहाँ पे कोई ऐसी कोई समस्या की बात नहीं। यहाँ पर अभी वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और लोगों को हटाया गया है, बातचीत करके हटाया गया है, कोई ऐसी समस्या नहीं। कोई जो ट्रक का ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की। बताया जा रहा है सर कि जिसका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल में, उसमें ऐसी कोई सूचना हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है और हमारी जो बातचीत हो रही है उसके अनुसार दोनों लोगों का भी इलाज चल रहा है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बटवाड़ी में कांग्रेस ने भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने का दावा किया। कुणाल चौधरी ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों, किसानों की खाद्य समस्या और महंगाई को लेकर निशाना साधा। वहीं ग्राम पंचायत बटवाड़ी के सरपंच चरण सिंह आंजना सेठ ने कांग्रेस के 40 लोगों के शामिल होने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि केवल 4-5 लोग ही नए रूप से कांग्रेस में आए। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र JCB ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए करीब 20 से 21 लोगों के नाम बताए, जिनमें अमर सिंह आंजना, अर्जुन आंजना, शिवचरण मेवाड़, कोमल आंजना, महेश आंजना, रवि आंजना, रूपेश आंजना, महेंद्र आंजना, गोविंद मिडिया आंजना, चंपा आंजना, कमल आंजना, रूपेश आंजना, महेंद्र आंजना, गोविंद मिडिया आंजना, चंपा आंजना, कमल आंजना, रजनीश आंजना, शंभुदयाल आंजना, बंटी आंजना, वासुदेव आंजना, गिरीश आंजना, कल्याण आंजना, धीरज आंजना, ढाकू आंजना और राजा आंजना शामिल हैं। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह सिंसौदिया, कुमेर सिंह मेवाड़, भगवत सिंह सोनगरा, संदीप चंदेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहना क्या है, जो अच्छा इंसान होगा, अच्छी पार्टी होगी, उसके साथ पर इंसान अच्छा होना चाहिए। पार्टी तो बहुत आई नहीं, गई नहीं, जाएगी। जब भाजपा में आप पहले थे, मैं बोलने में काम नहीं करता, मैं काम करने में काम ज़्यादा महत्व है, बोलना नहीं आता। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तब साथ में तो समर्थन में काम करें। नाम क्या है? अंतर सिंह आएंगे उनका भैया कमल आएंगे। आज आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कहना है?
भाई साहब को देखा, पिछले 5 साल पहले भी देखा था। आपका कहना है कि विधायक जी के कार्यों से खुश होकर के आप कांग्रेस में आए? आप किसान परेशान है। किसान देखो दूध की क्वालिटी घटने जा रही है, दूध का भाव नहीं बढ़ रहा है, फसल का देखो तो सब परेशान ही है। परेशान शैतान के साथ में परेशानी तो होना है। दूध का भाव क्या नाम है आपका? अर्जुन आंजना। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की है, यहाँ पर कितने लोगों ने ज्वाइन की? यहाँ 45 लोगों ने ज्वाइन की है। अच्छा, कितने समय से कांग्रेस पार्टी में थे? बीजेपी में हम बचपन से थे। अच्छा, सभी लोग बचपन से थे? हाँ, सभी लोग बचपन से थे। अच्छा, कारण क्या रहा है इनका कांग्रेस ज्वाइन करने का? एक तो सरकार की नाकामी और किसानों को दुख देना, ये गलत था। अच्छा, इनका लोगों का मानना है कि किसान परेशान है। हाँ, किसान ज़्यादा ही परेशान है। ठीक। कारण यह कि साहब के वो जनता पार्टी में 1100 रुपये बोरी पहले जनता पार्टी मिलती थी, अब रुपया 2200 की हो गई वो। कांग्रेस राज में 1100 की मिलती थी, अब 2200 रुपये में हो गई वो, है समझे। और दूसरी बात, इतने बेईमानी हो गई आपकी वो 3000 जनता पार्टी के राज से। अब अभी मुद्दा यह है कि खाद में और दवाई में भी बहुत दिक्कत आ रही है उसको। कितने समय से थे आप भाजपा में? 23 साल होगा साहब हमारे भाई। अच्छा। हाँ, अब हमने ज्वाइन करी कांग्रेस को आज ज्वाइन किया। आज मतलब हमारी बहन बेटियों को बाजार में लेके आ रहे हैं। हाँ। OTP के कारण। OTP खाद के लिए? हाँ, खाद के लिए, क्योंकि OTP चाहिए तो OTP लेके आना पड़ रहा है। लेना पड़ेगा, और खाद भी बहुत महंगा मिलता है। अच्छा, खाद का भाव बढ़ा है, लेकिन फसल का भाव कैसा क्या है? फसल का भाव तो वहीं का वहीं है। वहीं का भाव है, फसल का वहीं का वहीं है। सभी चीज़ों का भाव बढ़ा, हर चीज़ का भाव बढ़ा दिया उसने, और सरकार ने, और हमारा भाव किसान के लिए, किसान का तो वहीं का वहीं है। मौत मार दिया। लेकिन शिवराज सिंह तो कहते हैं किसानों की आय बढ़ी है। काय क्या है? काय की आय बढ़ी है? सरकार की आय बढ़ी है, किसानों की तो घटी है। सरकार की बढ़ी है। तो शिवराज सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उनकी आय तो घटी है, सरकार की आय बढ़ी है, किसानों की तो घटी है ना। देखो, वो 40-50 व्यक्ति ने जो शपथ ली है वो तो पहले से ही कांग्रेसी थे, लेकिन जो 4-5 व्यक्ति ही सिर्फ गए हैं, वो सिर्फ एक गांव में जो है एक बनाने का क्या एक माहौल बनाने के चक्कर में चल रहे हो, बाकी और कुछ भी नहीं। वो पहले से कांग्रेसी थे। ये पर यहाँ कुणाल चौधरी जी आए थे, उनके नेतृत्व में बता रहे हैं कि 40 से 50 लोगों ने शपथ ली। नहीं, वो सब झूठ। तो आपको क्या लगता है कि 40-45 लोगों ने शपथ ली है? नहीं, 40-45 लोगों ने लिए, 4-5 व्यक्तियों ने लिए सिर्फ, और बाकी वो जो है फालतू का एक माहौल बनाने का चल रहा है। मतलब बाकी लोग पहले से ही कांग्रेस में? पहले से कांग्रेस में। अब मैं बताऊँ आपको कि 630 वोट डले थे विधानसभा में, जिसमें 21 वोट से बीजेपी जीती थी, बाकी कांग्रेस के वोट थे, तो हमारे पास 21 ही वोट ज़्यादा है, इसलिए वो तो पहले से कांग्रेस में थे। अच्छा, ठीक है। सभी पटवारी परिवार के लोगों ने आज जिस तरीके से किसानों को प्रताड़ित करा जा रहा है कि जो खाद के लिए परेशान है, जो गेहूं बेचने के लिए परेशान था, जो अपनी DAP यूरिया से लेके हर वर्ग जो परेशान है, उन किसानों ने, और साथ में जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ, नीट के पेपर लीक में जो बच्चों के भविष्य को खत्म करा गया, वो रोज मूल मुद्दों से जो ध्यान भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके खिलाफ पटवारी के सभी परिवार के लोगों ने कांग्रेस में ज्वाइन करा है। मैं उनका स्वागत करता हूं, और उन्होंने जो बात कही है मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि वो देश के मूल मुद्दों के साथ, माननीय राहुल गांधी जी के साथ, इस हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और ताकत के साथ उनकी बात करना चाहते हैं, और इस देश के मूल मुद्दों की जय जवान और जय किसान के नारे के साथ ज्वाइन। अभी आपने जो बताया था कि 80,000 रुपये हर पंचायत से पौधे लगाने के लिए, क्या है मामला? ये अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, पौधे के नाम पे 80-80 हज़ार रुपए की कहीं ना कहीं वसूली होने का काम। पंचायतों में जाके पूछो तो कहीं पेड़ आए नहीं है। ये पंचायत का अधिकार है कि वो 80,000 रुपए यहाँ पे खरंजे में लगाते हैं, यहाँ के किसी के घर परिवार के सामने ठीक करने में लगाते हैं, या कोई काम करने में लगाते हैं। जबरदस्ती वो पैसे लिए गए, और उन पैसों के
माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम करा गया जिसमें क्या लूट हुई है, किस तरीके से लूट करने का काम करा है, किस तरीके से क्या करने का काम करा है, इसका हिसाब देने का काम करें। जब गांव वालों से पूछो तो बोले एक भी पौधा नहीं आया। जब गांव में पौधे नहीं आए हैं और ज्यादा गांव में आए हैं तो कहे कि कभी कंजी के और जामुन के वो पौधे कितने के आते हैं सब जनता समझती है। तो सीधे तौर पे जनता की गाड़ी कमाई को लूट के, और एक कहावत है ना, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। इनने अपना प्रचार करा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या प्रचार करा कि भैया हम किसान समृद्धि। हमने सवाल करा कि कौन सी समृद्धि है, क्या किसानों को 5-5, 10-10 दिन उनके बच्चों को ट्रालियां बेचने में खड़ा रहना पड़ा, ये समृद्धि है। मंडियों में भाव नहीं मिल रहा, ये समृद्धि है। OTP पे खाद मिल रहा है, ये समृद्धि है। यूरिया लेने जाओ तो जबरदस्ती NPK 2400 रुपये की दी जाती है, जबरदस्ती करी जाती है, क्या ये समृद्धि है। जब किसान को फसलों के दाम नहीं, कुप्पियां लेके गए, डीजल नहीं दिया, ट्रैक्टर लाने को मजबूर करा, ये कौन सा समृद्धि का समय है जिसके कहीं ना कहीं ये सरकार कर रही है। इसके खिलाफ सब लोगों ने करा है। और आज ये सवाल है कि वो 80-80 हज़ार रुपये जो इकट्ठे हुए थे उसका क्या हिसाब है, क्योंकि वो जनता के पैसे हैं। उसका हिसाब सरकार को देना चाहिए, विधायक को देना चाहिए, और जो लोग प्रोग्राम कर रहे थे उनको देना चाहिए। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।